आपको सुना देते हैं। देखिए, रिजल्ट डे आता नहीं है, उसके पहले दावे दोनों तरफ से खूब आ जाते हैं। तो ये दावे क्या है, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, सुनिए क्या कह रहे हैं नेता नतीजों के एक दिन पहले। इस चुनाव में लाडली बहना योजना का मुद्दा चला है और भी जो मैंने वो मुद्दे बताए, वो सब मुद्दों पर मतलब लोग हमारे साथ रहेंगे और महायुति को जिस तरह एग्जिट पोल की रिपोर्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक महायुति सरकार बना सकती है, इसी तरह की रिपोर्ट है। हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोगों के संपर्क में हैं जो हमारी अलायंस पार्टनर्स है हमारे, उनके साथ हम संपर्क में है और हमें सरकार बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। महायुति की सरकार जरूर महाराष्ट्र में बनेगी और जो वादे हमने किए हैं वो वादे पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी का विजय की ओर प्रस्थान हो रहा है और महायुति के दिन भर चुके हैं और जहां तक हम लोगों को रिपोर्ट आ रही पूरे महाराष्ट्र से एक कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम लोग आ रहे हैं और मुख्यमंत्री पद की बात है। मैं समझता हूं कि तीनों पार्टियों के दल और उनके वरिष्ठ नेता एक साथ बैठकर ये मिलकर तय करेंगे। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो रुझान सामने आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तब लोगों को सरकार के खिलाफ एक मत तैयार होता है, जो लोग बाहर आकर लोग मत डालते हैं। तो दिस इज वोट फॉर चेंज और बदलाव के लिए वोट पड़ा है, ऐसा मेरा अनुमान है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है और क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते दिखाई दे रही है? तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस के ही सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। नहीं, मैं उनसे कहूंगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी जरूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी के सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और हम जनता की सेवा में 5 साल डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। भाई आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र में बारामती की सीट पर। ओंकार, देखिए, ये बारामती की सिर्फ एक सीट नहीं है। पश्चिमी महाराष्ट्र के 6 जिलों की 70 सीटों पर पवार वर्सेस पवार। माना जा रहा है कि इस पूरे इलाके में बारामती के आसपास जो शरद पवार, अजित पवार की एक जंग है वो चरम रूप पर लेगी। अब सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्या चर्चा हो रही है? 66% छप्पर फाड़ 29 साल बाद की वोटिंग का, 50 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने का। क्या समझ में आ रहा है और कैसी तैयारी है यहां पर काउंटिंग की?
देखो, जंग लोकसभा से शुरू हुई थी, उससे पहले सभी को लग रहा था कि बारामती में इक्वेशंस कुछ अलग होंगे। राज्य के इक्वेशंस तो बदल ही गए थे जब अजित पवार भाजपा के साथ चले गए थे, लेकिन जब ये लोकसभा में ननंद भावजे की लड़ाई शुरू हो गई, सुनेत्रा पवार को, अपनी पत्नी को अजित पवार ने खुद बहन के अगेंस्ट उतारा, उसके बाद ये बैटल और इंटेंसिफाई हो गया। और अगर हम कहें कि भूकंप प्रवण क्षेत्र महाराष्ट्र है, तो भूकंप कहाँ हुआ है? तो इस बारामती में हुआ है, क्योंकि अगले जनरेशन की ये चाचा भतीजे की लड़ाई है, वो अब शुरू हो गई है। युगेंद्र पवार जो खुद नेफ्यू है, भतीजे है अजित पवार के, वो खुद लड़ रहे हैं। इस बार बारामती का वोटिंग पैटर्न अगर हम देखें तो महिलाओं का वोट बढ़ गया है। अजित पवार शुरू से इस पूरे चुनाव में पिंक जैकेट पहनना हो या फिर महिलाओं के प्रति ब्रांडिंग करना हो, उसी तरीके ब्रांडिंग कर रहे थे। अभी मैं बारामती जहां वोटिंग होने वाला है, एग्जैक्टली काउंटिंग शुरू होने वाला है, वही एग्जैक्टली खड़ा हूं। थोड़ी देर में 8 बजे से काउंटिंग पूरा शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा था कि अजित पवार का ब्रांडिंग शुरू हो गया था, तो बारामती में महिलाओं का वोटिंग बढ़ा है। और दूसरा ये है, पिछली बार यहाँ 69% वोटिंग हुआ था, इस बार 3% से सब वोटिंग बढ़ा है। तो महाराष्ट्र का जो सबसे, अगर हम हाई स्टेक बैटल कहें, तो वो अब बारामती हो चुका है। युगेंद्र पवार हालांकि लड़ रहे थे, शरद पवार के वो कैंडिडेट थे, लेकिन एक्चुअल बैटल वो शरद पवार और अजित पवार इन्हीं के बीच था, क्योंकि शुरू से दोनों तरफ से इसे पूरा एक सिंपैथी वेव या फिर भावनिक किया गया था यहाँ के मतदारों को। तो अब बारामती का मतदार क्या कहेगा, ये देखना बहुत अहम पूर्ण रहेगा। लेकिन उससे पहले ही अंजना जी, बारामती में अजित पवार को कांग्रेचुलेट करने वाले सब बैनर लग गए हैं, क्योंकि 35 साल से अजित पवार इस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आ रहे हैं। तो उनके जो फॉलोअर्स है, कार्यकर्ता है, सभी को लग रहा है कि अजित पवार इस बैटल में फिर से जीत जाएंगे। और इंटरेस्टिंगली बैनर्स पे लिखा गया है कि अजित पवार जल्द ही मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। तो शुरू से अजित पवार का जो ये एक, हम कहे कि ही वाज होपिंग टू गेट सीएम ऑफ महाराष्ट्र, तो वो ये पूरे उनके कार्यकर्ताओं के बैनर पे भी एकदम सीधे तौर से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आगे जाके मतलब जो हम कहे कि यहाँ की प्रचार सभाएं जिस तरह से शुरू हुई थी, अजित पवार ने खुद जिक्र किया शरद पवार का, उनके ऊपर घर तोड़ने का आरोप लगाया। फिर शरद पवार जब कनेरी में उन्होंने सभा ली, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। और एट द एंड मतलब हम शिव शाहू फुले अम्बेडकर की पूरी विचारधारा पे ये मेरी लड़ाई कायम रहेगी। लेकिन दोनों ने मतलब एक दूसरे का जिक्र किया था, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाने की कोशिश की थी। लेकिन जो फाइनल कंक्लूडिंग सभाएं हुए, यानी कि सांगता सभाएं जिसे मराठी में कहा जाता है, कि एक फाइनल सभा होती है जिसमें स्पीच दिया जाता है, लेकिन वहां दोनों ने भी एक दूसरे का नाम लेने के लिए अवॉइड कर दिया। तो इसके पीछे एग्जैक्टली किस तरह की राजनीति फंक्शन हो रही है और बारामती का जो एक्सेसिव वोटिंग परसेंट है वो किसकी तरफ जाता है, वो देखना अहमपूर्ण रहेगा। आखिरी मुद्दा इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि बारामती शहर, जिसे एक विकास का मॉडल कहा जाता है, वहां अजित पवार को जितनी उम्मीद थी उतना वोटिंग इस बार हुआ नहीं है। 1.25 लाख के करीब यहाँ का मतदान है और बारामती शहर पूरा अजित पवार के पीछे खड़ा रहेगा। इस तरह की यहाँ की राजनीति है। और जो ग्रामीण इलाका है, यानी कि जो तहसील का जो इलाका है, जहाँ एग्रेरियन इश्यूज है, कई जगह पानी के भी इश्यूज है, लोकसभा में हमने भी खुद कवर किए थे, लेकिन ग्रामीण इलाके में इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है। वो परसेंट वाइज भी ज्यादा है और वो नंबर वाइज भी ज्यादा है। तो क्या युगेंद्र पवार उसे इनकैश कर पाएंगे, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ओंकार, आप उन तमाम ग्रामीण इलाकों में गए भी थे और आपने अच्छी बात कही, इस बार पहली बार अजित पवार एक पीआर एजेंसी भी उन्होंने हायर की है। इस बार वो मुस्कुराते दिखे, गुलाबी रंग उनकी रैलियों में हावी रहता था। बहुत दिलचस्प ये सीट है। 7 बार यहां से शरद पवार विधायक चुने गए हैं, 6 बार, और 7 बार खुद अजित पवार। और जो लोग महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं वो जानते हैं अजित दादा और शरद साहेब, यही 2 शब्द। लेकिन जो ओरिजिनल ऑफिस थी एनसीपी की, वो यहां पर अजित पवार के हवाले है। और सुप्रिया सुले जब पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, तो एक मेकशिफ्ट उन्होंने ऑफिस बनाया था जो अभी तक कायम है। और उन्हीं का ऑफिस पूरा युगेंद्र पवार की जितनी लॉजिस्टिक्स है चुनावी रैलियों की, वो सब कुछ देख रहा था। तो अब लड़ाई खुलकर आ गई है। जैसे ही अपनी बीवी को खड़ा किया अजित पवार ने सुप्रिया सुले यानी शरद बाबू की बेटी के सामने, उसके बाद से तस्वीर साफ हो गई कि इस बार अब कटुता परिवार में आ गई है और वही कटुता दिखाई भी दे रही है।